हेलो फ्रेंड्स, एसआईसीटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज आपके लिए दोस्तों वीडियो लेकर आए हैं जो कि यूपी बीएड पर संबंधित यूपी बीएड एग्ज़ाम से संबंधित है। जो अभी यूपी बीएड का एंट्रेंस हुआ है उसका रिज़ल्ट आया अभी जो है, और उस रिज़ल्ट में अब ये देखना है कि किसकी कितनी रैंक आई। सब कुछ डिपेंड करेगा कि रैंक पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आगे का जो प्रोसीजर है वो कैसे करेंगे, कैसे कॉलेज अलॉट करेंगे, लॉक करेंगे, ये सब चीज़ें, और कौन सा कॉलेज लॉक करें, कैसे लॉक करें, सब चीज़ें हम आगे के वीडियो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस से संबंधित ये वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में बीएड का एंट्रेंस हुआ था और उसका रिज़ल्ट आ चुका है। अब उसमें जो ओपन रैंक लिखी होती है, ओपन रैंक से ही उसकी गणना की जाती है। जो काउंसलिंग होती है ओपन रैंक से होती है, ना कि कैटेगरी वाइज रैंक से होती है। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो ओपन रैंक लिखी होती है उसमें उसी से काउंसलिंग होनी है। एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि कुछ चीज़ों का काउंसलिंग के समय आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज काउंसलिंग में आप जो है समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आपको। एक चीज़ कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया था वो डॉक्यूमेंट्स सही है कि नहीं है। अगर कोई डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो दोबारा उसको फिर से अपलोड कर सकते हैं आप। जैसे कि आय प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र का विशेष ध्यान रखिए, उसमें एक डेट लिखी होती है कि इस डेट के अंदर ही, वैसे मोस्टली मान चलिए कि 3 महीने या 1 साल के अंदर की रहती है, इस फाइनेंशियल ईयर की रहती है, यानी उसके अंदर की होनी चाहिए डेट जो आय प्रमाण पत्र की होती है। बहुत पुराना आय प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। नंबर एक बात। कैटेगरी के लिए अगर ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो वैसे मोस्टली जो है उसमें दिया रहता है, उसमें तारीख दी रहती है कि 1 साल के अंदर का ही होना चाहिए। यानी उसके आगे का अगर आप जात प्रमाण पत्र है, ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, केवल एससी की बात हम नहीं कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस अगर कैटेगरी में आते हैं आप तो ईडब्ल्यूएस आपने अपलोड किया ही होगा जो है। अगर आपने नहीं अपलोड किया, अगर उसमें थे, अगर कोई रिजेक्शन आया है तो आप उसे दोबारा अपलोड कर सकते हैं काउंसलिंग के समय। ये तो बातें हो गई डॉक्यूमेंट्स की। काउंसलिंग की फ़ीस जो होती है वो फ़ीस वहाँ पर रिफंडेबल नहीं होती, वापस नहीं होती। लेकिन जो एडवांस फ़ीस ली जाती है वो एडवांस फीस आपकी रिफंडेबल होती है। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, उसमें जब आप काउंसलिंग कराने लगेंगे, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसमें अकाउंट नंबर मांगा जाता है। अकाउंट नंबर वही दीजिएगा, कोशिश करिएगा अपना ही दीजिए, अपना नहीं तो पिताजी का दे सकते हैं, किसी का भी दे सकते हैं, उसमें दिया हुआ होता है आप। लेकिन वर्किंग का होना चाहिए एक चीज़। दूसरी चीज़, जो जनधन खाता नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, अदरवाइज फीस ज़्यादा लगती है। उतना पैसा जनधन खाते में ट्रांजेक्शन के लिए अलाउ नहीं होता। यानी आपका पैसा जब अगर रिफंड भी होना होगा तो खाते में नहीं आएगा, यानी जनधन खाता उसमें आपको नहीं देना। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अदरवाइज समस्या आ सकती है, पैसा फंस सकता है आपका। ये चीज़ों के अलावा अगर आप सरकारी कॉलेज चाहते हैं तो आपको हम बता दें कि यूपी में लगभग जो सरकारी कॉलेज की सीटें हैं वो 9000 के आसपास की सीटें हैं। अब आप सोचिए कि 9000 की लगभग आसपास सीटें हैं तो पूरे यूपी में, यानी आपकी रैंक अगर मान चलिए कि 6-7 हज़ार तक है तब तो अच्छी बात है, तब तो मिल जाएगा आपको सरकारी कॉलेज। अगर उसके बाद रैंक है तो फिर आपको वही पूरे यूपी के जितने कॉलेजेस हैं उनको लॉक करना पड़ेगा, तब हो सकता है उसको ये कॉलेज मिल जाए। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा लॉक करते समय कॉलेजों का, कि जो कॉलेज आपको लेना हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, अगर आप प्राइवेट और सरकारी दोनों लॉक कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको जो कॉलेज लेना हो, अगर सरकारी लेना है तो उसको 1 नंबर पर रखिएगा, अगर प्राइवेट कॉलेज लेना है तो उसको 1 नंबर पर रखिएगा। फिर उसके बाद जल्दीबाजी मत करिएगा कि चलो इसके बाद इसको हम अपलोड कर लॉक कर देते हैं, जो मन के वही लॉक कर दें। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ अभ्यर्थी हमारे पास आते हैं कि सर हम ये कॉलेज नहीं चाहते थे, बहुत दूर भी है और ये कॉलेज सही भी नहीं है, क्या आप चेंज हो सकता है? तो फिर ध्यान रखिएगा, उसमें समस्याएँ फिर आपको आगे फेस करनी पड़ती हैं। तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखें कि सबसे पहले उसी कॉलेज को लॉक करें 1 नंबर पर, जो कॉलेज आप चाहते हैं हाँ इसमें एडमिशन हमको लेना। अगर आपकी रैंक अच्छी है, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक, 50,000 तक रैंक है, तो ये बात मान कर चलिए कि अगर प्राइवेट कॉलेज आप लेना चाहते हैं कोई भी, तो सिंपल सा जो है, अगर इतने के अंदर आ रहे हैं तो कॉलेज मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके ऊपर वालों के लिए दिक्कत होती है कि फर्स्ट चॉइस नहीं मिलती। तो आप हमेशा ये बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट चॉइस अगर नहीं मिल रही है तो सेकंड चॉइस उसके बाद वाला ही कॉलेज लॉक करिएगा कि अगर ए न मिले तो ए मिल जाए, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, इसी तरीके से, और आप अनलिमिटेड कॉलेज तक उसमें लॉक कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो भी कॉलेजेस हैं उसमें कितने भी कॉलेज आप लॉक कर सकते हैं, पूरे कॉलेज लॉक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मना नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा क्रम वाइज ही लॉक करिएगा, क्योंकि हायरार्की जो एक
सबसे पहला चॉइस, फिर उसके बाद की, फिर उसके बाद की, फिर उसके बाद की, इसी आधार पर जो आवंटन होता है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, तो वो सॉफ्टवेयर उसी हिसाब से आवंटन करता है। रैंक के हिसाब से मान लीजिए कोई बराबर की रैंक है और 2 लोगों ने वही कॉलेज लॉक किया है, ठीक, तो उसमें कई चीज़ें देखकर फिर उसमें कॉलेज को अलॉट किया जाता है। तो इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा कि इन चीज़ों का विषय अगर आप ध्यान रखेंगे तब आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। कॉलेज जैसे ही लॉक करेंगे, अलॉटमेंट की डेट दी हुई होगी कि किस आज लॉक कर रहे हैं तो कब अलॉटमेंट होगा। जिस दिन अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा उस दिन आप लॉगिन करके आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करके अपना अलॉटमेंट रिजल्ट देख सकते हैं। अलॉटमेंट देखने के बाद उसमें फिर आपको अगला स्टेप होगा फीस जमा करने की। जो बची हुई रिमेनिंग फीस होगी कॉलेज फीस, उसको जमा करना पड़ेगा। ऑनलाइन ही जमा करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऑनलाइन फीस सबमिट करेंगे, फीस रसीद अपना और जो फॉर्म है वो और जो काउंसलिंग के समय का फॉर्म था वो पूरा डॉक्यूमेंट्स पूरे लेकर आपको फिर अपने जो अलॉटेड कॉलेज है उसमें टाइम फ्रेम दिया होता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर आपको वहाँ जाकर एडमिशन लेना होता है। तो इस तरीके से अगर एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे तब आपको जो है समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, हमने मोटी मोटी चीज़ें बता दी हैं, बेसिक चीज़ें बता दी हैं। अगर कोई भी इसमें से अगर आपको समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी रिप्लाई कर सकते हैं। हम कमेंट बॉक्स में जो है व्हाट्सएप नंबर भी दिए रहते हैं, तो आप वहाँ से भी व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, कोशिश करें कि व्हाट्सएप पर हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो वहाँ से आपकी जो भी समस्याएं होंगी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।